हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास +1 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम जो है वो ऑलरेडी 390 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे 391 से। अगर आपने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके उनको देख सकते हो। आई होप आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा इन क्वेश्चंस की हेल्प से। हम जो है एमसीक्यूज के साथ साथ कंसेप्ट के ऊपर भी बात कर रहे हैं, जिससे आपकी बार बार रिवीजन होती रहे। तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्लैंक्स कांस्टेंट हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला दैट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। की क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होता है? उसकी वही डायमेंशंस होती हैं जो हमारे एंगुलर मोमेंटम की होती है। तो 391 के लिए ऑप्शन डी जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 392। द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाय क्वांटम नंबर n एंड l। हमें अलग अलग जो है वो n और l की वैल्यूज गिवन है। हमें बताना है कैन बी प्लेस्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज फ्रॉम द लोएस्ट टू हाईएस्ट। हमें जो है वो उनका एनर्जी ऑर्डर बताना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने हैं, लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ हमें बढ़ना है। और हमें पता है कि एनर्जी जो है वो n प्लस एल रूल के ऊपर डिपेंड करती है। जितनी वैल्यू n प्लस एल की छोटी होती है उतनी ही एनर्जी भी हमारे पास छोटी होती है, और जितनी n प्लस एल की वैल्यू बड़ी होगी उतनी ही हमारे पास एनर्जी भी बड़ी होगी। तो पहले में क्या है, n4 है, l1 है, तो मतलब कि फर्स्ट के लिए n प्लस एल की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। अगर हम सेकंड के लिए बात करें तो सेकंड के लिए n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 0, n 4 प्लस 0 हमारे पास 4 ही आ जाएगा। थर्ड की अगर बात करें तो थर्ड में हमारे पास n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 2 है। 3 प्लस 2 हो जाएगा 5। और जब हमारे पास n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाती हो तब हम उस टाइम पे ये चेक करते हैं कि n की वैल्यू किसकी छोटी है। जिसकी n की वैल्यू छोटी होती है उसकी एनर्जी कम होती है। नेक्स्ट फोर्थ के लिए अगर हम देखें तो फोर्थ के लिए भी जो n प्लस एल की वैल्यू आएगी वो आएगी 4। अब हमें सबसे पहले तो हमें बताना है कि इसमें से सबसे कम वाला कौन सा है। तो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब सेकंड और फोर्थ में हम देखते हैं कि n की वैल्यू छोटी किसकी है। n की वैल्यू यहाँ पे सेकंड और फोर्थ में देखना है। यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है। तो किसकी एनर्जी सबसे कम होगी, फोर्थ वाले की। तो फोर्थ वाले की एनर्जी सबसे कम है और फोर्थ जो है वो एक ही ऑप्शन में गिवन है। बाकी अब हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बाकी अब हमें चेक करके देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक ही ऐसा ऑप्शन था जिसमें फोर्थ जो है वो पहले नंबर पे आ रहा था। अगर आप चाहो तो आप चेक कर सकते हो, फोर्थ के बाद सेकंड आएगा, सेकंड के बाद थर्ड आएगा, थर्ड और सबसे हाईएस्ट जो एनर्जी होगी वो हमारे पास फर्स्ट की होगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 393 की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है 393 क्वेश्चन है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर अनपेड डी इलेक्ट्रॉन। हमें बताना है कि इसमें से नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से किसके पास डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम जिंक पॉजिटिव की बात करें तो जिंक होता है हमारे पास 30 नंबर पे, एक कम करेंगे 29 आएंगे। तो यहाँ पे डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, पेयर इसमें कोई भी अनपेड इसमें कोई भी नहीं है, तो अनपेड यहाँ पे तो 0 ही है। अगर Fe2 पॉजिटिव की बात करें तो Fe हमारे पास आता है 26 में, 2 निकल जाएंगे S वाले, तो हमारे पास डी में इसकी कॉन्फ़िगरेशन बच जाएगी 3d6। हमें अनपेड बताना है तो यहाँ पे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर निकल 3 पॉजिटिव की बात करें, अगर हम निकल की बात करें तो निकल का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है हमारे पास 28, और जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनती है वो हमारे पास बन जाएगी आर्गन 4s2 3d8। क्योंकि हमें जो है वो 3 पॉजिटिव निकालना है, हमें Ni 3 पॉजिटिव की बनानी, तो 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 यहाँ से जाएंगे और 1 यहाँ से जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगी 3d7। और अगर हम यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन बना के देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे ये 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। मतलब कि निकल के अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए, 3। Fe2 पॉजिटिव में कितने थे, Fe2 पॉजिटिव में हमारे पास आते हैं 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, और जिंक पॉजिटिव में तो कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन था ही नहीं। निकल 3 पॉजिटिव में 3 है, Fe2 पॉजिटिव में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और जिंक पॉजिटिव में कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। कॉपर का चेक कर लेते हैं। कॉपर में हमारे पास 29 नंबर पे आता है। कॉपर पॉजिटिव बनाना है, कॉपर जो है वो हमारे पास 29 पे आएगा। इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s1 3d
10, तो एक यहाँ से चला जाएगा तो 3D में पूरे 10 ही रहेंगे, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो निकल कॉपर पॉजिटिव में भी 0 है और इसमें हमारे पास 3 आए थे। मैक्सिमम किसके पास आए, हमें मैक्सिमम बताना था, तो मैक्सिमम हमारे पास Fe2 पॉजिटिव में है, तो 393 के लिए ऑप्शन नंबर बी होगा। हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बताने थे। अनपेड इलेक्ट्रॉन Fe2 पॉजिटिव में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमारा आंसर जो है वो Fe2 पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट फॉर द आयन, इसमें से जो है करेक्ट फॉर द आयरन, हमें बताना है कि नीचे दी गई कॉन्फ़िगरेशन में से कौन सी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आयरन के लिए सही है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5, तो ये नहीं है हमारे पास, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 4s2 3d6, तो ये होती है 394 के लिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट होगा। हमारे पास जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है आयरन की, यहाँ तक हमारा आर्गन हो जाएगा। आर्गन के बाद 4s2 3d6 जो है वो हमारी आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। नेक्स्ट है हमारे पास द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन एंड द अल्फा पार्टिकल, हमें बताना है कि प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के जो स्पेसिफिक चार्ज होता है उनकी रेशियो क्या होती है, तो उसकी रेशियो होती है हमारे पास 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 396 विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स बिलोंग्स टू द हाईएस्ट एनर्जी, हमें बताना है कि इसमें से कौन सा क्वांटम नंबर का जो सेट है जिसकी हाईएस्ट एनर्जी होगी, हमें वो बताना है। तो एनर्जी किस बात पे डिपेंड करती है, एनर्जी जो है वो n+l रूल पे डिपेंड करती है, जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी उसमें हाईएस्ट होगी। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी हमारे पास 4 है और यहाँ पे 5 है, तो या तो हाईएस्ट इसकी हो सकती है या हाईएस्ट इसकी हो सकती है। अब जिसमें n की वैल्यू छोटी होती है उसकी एनर्जी कम होती है, इसमें n की वैल्यू बड़ी है तो इसकी एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी, बड़ी होगी। तो 396 के लिए ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे 4 बन रहा है लेकिन यहाँ पे 5 बन रहा है, 3 + 2 5 होते हैं, तो मैक्सिमम एनर्जी जो है वो डी की होगी, यहाँ पे होगा ऑप्शन डी 396 के लिए डी। हमें ये चेक करना है n+l की वैल्यू हाईएस्ट कब है, हाईएस्ट के लिए चेक करना था, तो यहाँ पे भी 4 बन रहा है, यहाँ पे 3 बन रहा है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 बनेगा, तो जिसकी सबसे बड़ी वैल्यू उसमें एनर्जी जो है वो हाईएस्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 397 विच क्वांटम नंबर डिटरमाइन द शेप ऑफ द सबशेल, इसमें से कौन सा क्वांटम नंबर जो है वो सबशेल की शेप के बारे में बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, तो हमें जो है वो शेप के बारे में जो है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है। SPD शेप्स जो है वो हमें L से पता लगती है, तो हमारे पास 397 के लिए ऑप्शन बी राइट होगा। शेप्स के बारे में हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो बताता है। नेक्स्ट है हमारे पास 398 द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पोटाशियम 1 नेगेटिव, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें बताना है कि कितने होंगे। 19 उसके पास पहले से ही है, एक उसने जो है वो ले लिया, तो इसके पास टोटल 20 हो जाएंगे। 398 के लिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट है 399 अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वांटाइज्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन, बोहर की थ्योरी के लिए इसमें से कौन सी चीज जो है वो इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटाइज्ड है, मतलब कि फिक्स रहती है, बदलती नहीं है। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सिलरेशन, वेलोसिटी, तो इसके लिए जो ऑप्शन है एंगुलर मोमेंटम है। उन्होंने बोला था कि जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा जो है वो क्वांटाइज्ड रहता है, जैसे कि वो n × h/2π की फॉर्म में ही होता है हमेशा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 400 द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑफ एटॉमिक नंबर 24 इन द ग्राउंड स्टेट इज, हमें बताना है कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे एक ऐसे एटम के जिसके एटॉमिक नंबर 24 है। एटॉमिक नंबर 24 मतलब कि ये बात हो रही है हमारे पास क्रोमियम की, जो क्रोमियम होता है उसमें 24 होते हैं, और अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम तो वो हमारे पास बनेगी आर्गन तक 18 पूरे हो जाएंगे, उसके बाद 4s1 3d5, क्योंकि क्रोमियम जो है वो एक्सेप्शनल जो है वो कॉन्फ़िगरेशन को शो करता है, इसलिए यहाँ पे 4s2 नहीं है 4s1 होगा। हमें क्या बताना, हमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बताने, तो 5 तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी 400 के लिए ऑप्शन डी जो है वो राइट है।
अगर आपको ये ध्यान में नहीं रहता कि क्रोमियम जो है वह एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन को शो करता है तो आप गलती से 5 लगा के आ सकते हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एटॉमिक नंबर 24 जो है वो क्रोमियम का होता है और क्रोमियम जो है वो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन को शो करता है। उसमें 4s1 3d 5 होता है क्योंकि जो हमारी हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू हमारी फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। सॉरी, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, इसीलिए जो है वो हाफ फील्ड हो जाता है डी ऑर्बिटल और क्रोमियम जो है वो स्टेबिलिटी को अटेन करता है। नेक्स्ट है हमारे पास 401 क्वेश्चन, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन इज इन द वेवलेंथ ऑफ 350 टू 700 नैनोमीटर। हमें बताना है कि कौन सा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की कौन सी लाइन सीरीज जो है वो 350 से लेके 700 नैनोमीटर तक की उसमें जो है वो लाई करती है। तो ये जो रीजन है ये हमारा विजिबल रीजन है, 350 से लेके 700 नैनोमीटर तक की रेडिएशन जो होती है विजिबल में आती है और विजिबल में जो है वो हमारा बाल्मर आता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसके लिए राइट होगा। बाल्मर सीरीज जो है वो 350 से लेके 700 नैनोमीटर के बीच में आती है क्योंकि ये विजिबल रीजन होता है। नेक्स्ट है हमारे पास 402, principal azimuthal and magnetic quantum number are respectively related to size, orientation and shape। तो प्रिंसिपल हमें क्या बताता है? प्रिंसिपल हमें साइज के बारे में बताता है, एजिमुथल जो है वो हमें शेप के बारे में बताता है और मैग्नेटिक जो है वो हमें ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। तो इसके लिए ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा। प्रिंसिपल साइज के लिए, एजिमुथल शेप के लिए और मैग्नेटिक जो है वो ओरिएंटेशन के लिए जो है वो हमें रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इन पी एक्स वाई इज। हमें बताना है कि नोडल प्लेन कितने होंगे पी ऑर्बिटल, पी एक्स ऑर्बिटल के अंदर। तो इसके अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स होती हैं वो 1 ही होती है। नोडल प्लेन्स जो होते हैं 1 ही होता है। ये इक्वल टू एंगुलर मोमेंट एजिमुथल क्वांटम नंबर की होता है और पी के लिए एल की वैल्यू 1 होती है, इसीलिए हमारे पास जो है नोडल प्लेन भी होगा वो 1 ही होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 404, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम इज दिस रिप्रेजेंट इट्स। एक एटम है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है 2 4 10 12 12 6 18 18 और 6 24। ये जो है वो ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। गलती से आप एक्साइटेड मत लगा देना क्योंकि यहाँ पे 4s1 है तो आपके दिमाग में आ सकता है कि एक्साइटेड होगा। नहीं, एक्साइटेड नहीं है, ये क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन और क्रोमियम जो है वो अपने ग्राउंड स्टेट में इसी फॉर्म में मिलता है। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज होकर गलत आंसर लगा दो, क्योंकि दिखने में ऐसे ही लग रहा है कि एस का एक इलेक्ट्रॉन डी में जंप कर गया और आपके दिमाग में आ सकता है कि ये एक्साइटेड स्टेट है, लेकिन ये एक्साइटेड स्टेट नहीं है क्योंकि ये क्रोमियम की 24 है और 24 नंबर पे जो है वो हमारे क्रोमियम आता है और क्रोमियम जो है वो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन शो करता है अपने ग्राउंड स्टेट के अंदर ही। तो ये जो है वो हमारे पास ग्राउंड स्टेट ही होगा, आप गलती से एक्साइटेड स्टेट मत लगाना। नेक्स्ट है हमारे पास 405 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू दैट ऑफ दिस। हमें बताना है कि इसमें से किसमें, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से किसमें जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो सेम नहीं है जितने की आर्गन में होते हैं। आर्गन में कितने, 40 में से 18 माइनस करेंगे 22, तो आर्गन में 22 है। हमें चेक करना है इसमें से किसके पास 22 नहीं है। तो इसमें भी 22 है, इसमें भी 22 है, इसमें जो है वो 19 है। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा 405 के लिए। ऑप्शन सी जो है वो राइट है। आपको बस माइनस करके देखना है, 41 में से 19 माइनस करेंगे 22 आएगा, 43 में से 21 माइनस करेंगे 22 आएगा, 40 में से 19 माइनस करेंगे तो हमारे पास 19 आ जाएगा। तो ये हमारा जो ऑप्शन होगा, उन्होंने पूछा था किसका नहीं है तो इसी का नहीं है। 405 के लिए ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द निकल एटम आर। निकल जो है वो हमारे पास 28 पे आता है और निकल की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो आर्गन 4s2 3d 8 होती है। 8 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, 2 ही जो है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट होगा। 406 के लिए ऑप्शन ए जो है वो राइट है। निकल के अंदर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, what is the maximum number of electrons that can be accommodated in an atom in which the highest principal quantum number value is 4। हमें बताना है कि ऐसा
n इज इक्वल टू 4 के लिए कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अकोमोडेट किए जा सकते हैं, तो ये आएगा हमारे पास, हमें बोला गया कि जो n की वैल्यू वो मैक्सिमम 4 हो सकती है। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करते हैं तो पहले 1s आएगा, फिर 2s आएगा, फिर 2p, फिर हमारे पास 3s, 3p, उसके बाद 4s, फिर 3d, फिर हमारे पास आता है 4p, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो यहाँ पे जो है वो हमारे पास 5s आ जाएगा, जो कि हमें लेना नहीं है। तो हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन बस इतनी सी ही हो सकती है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2 2 6 2 6 2 10 6, टोटल कितने हो गए, 2 4 2 2 4 4 6 10 12 18 20 और 16 हमारे पास हो गए 36। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा 36, 407 के लिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट होगा। 36 इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 408, इन बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम विच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कोज थर्ड लाइन। हमें बताना है कि थर्ड लाइन जो है वो कौन सी होगी। पहली लाइन कौन, बाल्मर की पूछ रहे हैं, तो बाल्मर में जो है वो जंप जो है वो सेकंड में होता है। तो फर्स्ट में 3 to सेकंड में आएगा, सेकंड लाइन में 4 to 2 आएगा, फिफ्थ लाइन में 5 to 2 आएगा। मतलब कि वो फिफ्थ ऑर्बिटल से फिफ्थ बोहर ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट आएगा। तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट होगा। फर्स्ट लाइन थर्ड से सेकंड में जंप करेगी, सेकंड लाइन हमारे पास 4 to सेकंड में आएगी, थर्ड लाइन जो है वो फिफ्थ से सेकंड में आएगी। क्योंकि बाल्मर के अंदर जंप कहीं से भी हो लेकिन आना होता है सेकंड में ही होता है। तो पहली लाइन 3 से जंप करके आएगी, दूसरी लाइन 4th से जंप करके, थर्ड लाइन जो है वो 5th से जंप करके। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 409, अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी द एनर्जी रिक्वायर्ड for the transition of H atom from n is equal to 6 to n is equal to 8 state is equal to the energy required for the transition from n5 to n6 state larger than a less than a equal to the energy required for the transition from n equal to 7 to n is equal to 9। तो इसके लिए ऑप्शन होगा हमारे पास, इससे कम एनर्जी चाहिए होगी क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 1 का है और यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 2 का है। जितना दूर चला जाएगा उतना ही जो है वो हमारे पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती चली जाती है। तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा। 409 के लिए ऑप्शन सी जो है वो राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास एफ ऑर्बिटल है। हमें बताना है कि एफ ऑर्बिटल में कितनी नोड्स होती हैं। तो नंबर ऑफ नोड्स का फॉर्मूला होता है n माइनस l माइनस 1। यहाँ पे n की वैल्यू 5, l हमारे पास f के लिए l क्या होता है, s p d f 0 1 2 3। तो f के लिए जो l की वैल्यू होती है वो 3 होती है, माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 नोड। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 नोड। ऑप्शन ए जो है वो इसके लिए राइट होगा। 410 के लिए ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 411, among the following grouping which represent the collection of isoelectronic species। हमें बताना है कि इसमें से कौन सी स्पीसीज कलेक्शन जो है वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक कौन से होते हैं, ऐसी स्पीसीज जिनमें सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम होते हैं, उनको हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। पहले में हम देखते हैं नाइट्रोजन का कितने होते हैं। नाइट्रोजन के पास हमारे पास 7 होते हैं और ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं। 8 + 7 15, एक लूज भी करना है तो ये हो जाएंगे 14। इसके पास 14 है। ये हो जाएगा हमारे पास कार्बन के पास 6 होते हैं, 2 कार्बन है तो 6 6 12, 2 कैरी करना है 14। इसमें भी 14, इसमें भी 14, इसमें देख लेते हैं। ऑक्सीजन के पास होता है हमारे पास 8, 2 ऑक्सीजन है तो 8 2 16, एक कम करेंगे तो यहाँ पे आ गया 15। तो ये नहीं हो सकता, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। आगे चलते हैं। N2 में 14, CO2 2 नेगेटिव में भी 14। CO के अंदर अगर हम चेक करें तो ऑक्सीजन के पास 8 और कार्बन के पास 6, 8 + 6 हमारे पास 14 हो गए। इसका चेक करें 8 + 7 15, तो ये भी नहीं हो सकता, बी ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। CO में 14 होते हैं। NO कितना हो गया, NO में 15 होते हैं, एक कम करना है 14 हो गया ये भी। कार्बन के पास 6, नाइट्रोजन के पास 7,
7 से 13, 13 और 1 कैरी किया हुआ है उसने 14, तो इसमें भी 14 हो गया। और C2 2 नेगेटिव में 14 होता है, तो इन सभी में जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 ही है, तो ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा। 411 के लिए ऑप्शन सी जो है वो राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास इन कॉपर एटॉमिक नंबर 29, 13 electrons have the spin in one direction and 16 electrons in the other directions। हमें जो है वो इसके लिए बताना है कि अगर हम आर्गन तक चेक करें, कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें कॉपर की जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास आर्गन इंटू 4s1 3d10। यहां तक जो है वो हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। 8 में से जो है वो 9 की स्पिन जो है वो हमारे पास प्लस हाफ होगी और 9 की जो स्पिन होगी वो हमारे पास माइनस हाफ होगी। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा जिसकी जो है वो प्लस हाफ अगर हम मान के चलते हैं, और यहाँ पे हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 की हमारे पास प्लस हाफ होगी और 5 की हमारे पास माइनस हाफ होगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 9 + 1 10, 10 + 5 15, 15 की जो है वो वन डायरेक्शन में होगी और जो बाकी बचे 9 5 14 की जो है वो अलग डायरेक्शन में होगी। 15 की सेम डायरेक्शन और 14 की अपोजिट डायरेक्शन। तो हमारे पास यहाँ पे ये रहा 14 हैव द स्पिन इन वन डायरेक्शन एंड 15 इन द अदर डायरेक्शन। तो ऑप्शन बी जो है वो इसके लिए राइट होगा। 412 के लिए ऑप्शन बी जो है वो राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 413, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम हैज नो न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। इसमें से किसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, तो हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, प्रोटोनियम हो गया। तो प्रोटोनियम के पास हमारे पास कोई भी जो है वो न्यूट्रॉन नहीं होता। तो 413 के लिए सी प्रोटोनियम है क्या, ये हमारा सिंपल जो है वो हाइड्रोजन को ही जो है वो यहाँ पे प्रोटीनियम लिखा हुआ है, उसी का नाम जो है वो, बाकी सारे जो है वो इसका आइसोटोप है। ट्रिटियम जो है वो हाइड्रोजन का आइसोटोप है, हीलियम हमारे पास 2 हो जाती है, लिथियम 3 हो जाती है। तो इन सभी में जो है वो न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्रोटोनियम में जो है वो नहीं प्रेजेंट होते न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है हमारे पास 414, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज बोहर्स थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल। बताना है कि किस पे जो है वो बोहर की थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो बोहर की थ्योरी है वो हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज पे ही जो है वो एप्लीकेबल होती है। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम कहें कि बोहर थ्योरी सिर्फ उन्हीं स्पीसीज पे काम करती है जिनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं किसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, किस पे नहीं एप्लीकेबल बतानी है। हाइड्रोजन पे एप्लीकेबल होती है, हीलियम 2 पॉजिटिव पे जो है वो हीलियम पॉजिटिव पे एप्लीकेबल होती है, हीलियम 2 पॉजिटिव पे एप्लीकेबल नहीं होती है। तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा। एक इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए ना, हीलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों के दोनों निकाल देंगे तो ये उस पर एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा। 414 के लिए ऑप्शन सी जो है वो राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 415, for how many orbitals the quantum number n is equal to 3, l is equal to 2, m is equal to 2 are possible। हमें बताना है कि अगर हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताने हैं कि कितने पॉसिबल हो गए। अगर हमारे पास n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 2 है और m की वैल्यू हमारे पास प्लस का 2 है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताना है कितने पॉसिबल हो गए। अगर हम L के लिए देखें, L के लिए अगर हम m की वैल्यू लिखें तो वो -2 से लेके +2 तक जाएगी। तो मतलब कि हमारे पास एक सिंपल एक ही ऐसा ऑर्बिटल होगा जिसके लिए n = 3, l = 2 और m = +2 होगा। तो इसके लिए ऑप्शन जो है वो हमारा फर्स्ट होगा। 414 के लिए एक ही ऐसा ऑर्बिटल जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अगर l की वैल्यू ना बोली होती तो हमारे ज्यादा हो जाते, लेकिन l की वैल्यू देखिए उन्होंने और ज्यादा फिक्स कर दिया, जिसके कारण अब हमारे पास एक ही ऐसा ऑर्बिटल होगा जिसके पास m = +2 है। नेक्स्ट है हमारे पास 416, इन द ग्राउंड स्टेट एन एलिमेंट हैज 13 इलेक्ट्रॉन इन इट्स mth शेल, द एलिमेंट इज। हमें बोला गया कि उसके जो mth शेल में है वो 13 इलेक्ट्रॉन है। हमें पता है KLM, तो m जो है वो हमारा थर्ड शेल है। थर्ड शेल का मतलब हमारे पास 3s
3p और 3d है। हमारे पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? हमारे पास यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि ये होगा 3d, 3s2, 3p6, ये 3p6, ये हो गया 8, बचे कितने? 5, 3d5। तो इसकी जो वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है। इसके पीछे जो है वो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2, 2p6, ये भी होगा। और उसके बाद ये हो जाएंगे। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? ये हो गए हमारे पास 13, यहाँ पे हो गए 13 2 15, 15 2 17, 17 और 6 हमारे पास हो गए 23। तो 23 हमारा किसका होता है? यहाँ पे 3D से पहले हमारे पास यहाँ पे 4s भी आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे 4s1 भी है, तो हमारे पास ये टोटल हो जाएंगे 24। तो 24 हमारे पास होता है क्रोमियम के अंदर। तो 416 के लिए हमारे पास ये होगा क्रोमियम, क्योंकि हम 3D में तभी जाएंगे जब हमारे पास 4s में भी आएंगे। तो पहले 4s होगा, तो उसके बाद ही हमारे पास 3D आएगा, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी हमारे पास क्रोमियम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारे पास 416 स्टेटमेंट है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द आयंस हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बताना है कि इसमें से कौन कौन से आयंस है जिनकी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अगर हम क्रोमियम 3 पॉजिटिव की बात करें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी हमारे पास 3d4, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। अगर इसकी लिखेंगे तो इसकी होगी 3d5, तो इनमें सेम नहीं है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखेंगे Fe3 पॉजिटिव की हो जाएगी हमारे पास 3d5 और Mn2 पॉजिटिव की भी हो जाएगी 3d5, तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट होगा। 417 दोनों की 3d5 जो है वो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो सेम होगी ये। नेक्स्ट है हमारे पास 414th क्वेश्चन, द क्वांटम नंबर्स प्लस हाफ एंड माइनस हाफ फॉर द इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट द रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द क्लॉकवाइज एंड द एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, magnetic moment of the electron pointing up and down, two quantum mechanical spin state which have no classical analogues। तो इसके लिए 419 के लिए ऑप्शन डी, 218 के लिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट, डी ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट होगा। 418 के लिए ऑप्शन डी जो है वो राइट है। हमारे जो क्वांटम नंबर्स प्लस हाफ एंड माइनस हाफ है, ये जो है वो स्पिन स्टेट्स को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई द लीस्ट स्टेबल अमंग द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा जो है वो सबसे कम स्टेबल है वो हमें बताना है। लिथियम नेगेटिव, बेरिलियम नेगेटिव, बोरोन नेगेटिव एंड सी नेगेटिव, इनमें से सबसे कम स्टेबल के बारे में हमें बताना है। तो इनमें से सबसे कम स्टेबल जो होगा, जिसका साइज जितना ज्यादा छोटा होगा वो इलेक्ट्रॉन को कैरी नहीं कर पाएगा, तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट होगा। बी ई नेगेटिव जो है वो इसमें से सबसे कम स्टेबल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 420, विच इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड रेज। कैथोड रेज के बारे में कौन सा जो है वो सही नहीं है। स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बिल्कुल सही है। कैथोड रेज जो है वो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ही थी। चार्ज पार्टिकल, हाँ कैथोड रेज जो है वो चार्ज पार्टिकल से ही बनी है। मूव विद द सेम स्पीड एट द स्पीड ऑफ लाइट, जो है ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ चलती है। तो नहीं, कैथोड रे जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ नहीं चलती है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती हैं। ये जो है वो मैटर वेव्स है, और मैटर वेव्स जो है वो स्पीड की लाइट से नहीं चलती हैं। तो इसके लिए ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा। ये जो है वो सही नहीं है कैथोड रेज के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर 4d इलेक्ट्रॉन इज, हमें जो है वो हमें करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स बताना है 4d के इलेक्ट्रॉन के लिए। तो 4d के लिए n की वैल्यू 4 होगी, d के लिए l की वैल्यू हमारे पास s p d, l के लिए l की वैल्यू 2 होगी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। 4d के लिए हमारे पास 1, m की वैल्यू 1 हो सकती है, लेकिन स्पिन की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे भी स्पिन की वैल्यू 0 दिया, तो ये भी नहीं हो सकता, तो बचा ऑप्शन ए की है। तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट होगा। 421 के लिए ऑप्शन डी जो है वो राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास एन एलिमेंट m has atomic mass is 19 and atomic number is 9. Its ion is represented by, एक एलिमेंट है m जिसका एटॉमिक मास जो है वो 19 है और एटॉमिक नंबर जो है वो हमारे पास 9 है। आयन को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो हमसे पूछ रहे हैं।
जो हमारा एटॉमिक नंबर 9 है वो हमारा फ्लोरीन होता है, और फ्लोरीन के आयन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, F नेगेटिव से। तो इसके आयन को हम M नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 423, एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज फ्रॉम नियोन टू कैल्शियम द ऑर्बिटल एनर्जी। जैसे हम नियोन से कैल्शियम की तरफ जाते हैं तो हमारा जो न्यूक्लियर चार्ज है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है। हमें ये बताना है कि जो ऑर्बिटल्स एनर्जीज होंगी वो क्या होंगी। तो ऑर्बिटल एनर्जीज जो है वो इंक्रीज होती हैं बहुत फास्टली। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट होगा, ऑर्बिटल एनर्जीज इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली। नेक्स्ट है हमारे पास 424, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके सेम नहीं है। तो यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव मतलब कि 10 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन है, O2 नेगेटिव यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन है, Cl नेगेटिव 18 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑप्शन डी जो है वो है इसमें से, वो जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। बाकी सबके 10-10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट होगा 424 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 425, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हमें बताना है कि कौन सा सही ऑर्डर है इंक्रीजिंग एनर्जीज का एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए। पहले इसके लिए n+l की अगर हम वैल्यू चेक करें तो इसके लिए n+l की वैल्यू हमारे पास होगी 5, इसके लिए हमारे पास होगी 4+3 7। यहाँ पे ये नहीं हो सकता, फर्स्ट गलत है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो n+l की वैल्यू 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे हमारे पास 7 है, और यहाँ पे हमारे पास 7 है। जब सेम होती है तो जिसकी छोटी n की वैल्यू होती है वो पहले, फिर ये इसके लिए पहले, फिर जो है ये। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट है 425 के लिए। ऑप्शन बी जो है वो राइट है, यही करेक्ट ऑर्डर होगा हमारे एनर्जीज का। n+l की वैल्यू से हम चेक कर सकते हैं, अगर सेम आ रही है जैसे कि यहाँ पे सेम आ रही है तो उसकी वैल्यू छोटी होती है जिसके लिए n की वैल्यू छोटी होगी। यहाँ पे भी 7 था, n की वैल्यू 4 जो है वो छोटी होती है इसलिए उसकी कम होगी। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर f ऑर्बिटल द वैल्यू ऑफ mr। हमें f के लिए जो है वो वैल्यू ऑफ m बतानी है, और जो f होता है f के लिए l की वैल्यू 3 होती है, और m जो है वो -l से लेके +l तक जाता है। तो इसकी वैल्यू -3 -2 -1 +1। तो ऑप्शन बी जो है वो इसके लिए राइट होगा 426 के लिए। ऑप्शन बी जो है वो राइट है, f के लिए जो m की वैल्यूज है वो -3 से लेके +3 तक जाती है। नेक्स्ट है 427, क्लोरीन आयन एंड पोटाशियम आयन आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक देन। अगर क्लोराइड आयन और पोटाशियम आयन दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं तो क्या होगा, देयर साइजेस आर सेम, क्लोराइड आयन इज बिगर देन पोटाशियम आयन इज रिलेटिवली बिगर, डिपेंड अपॉन द अदर कैटायन और आयन। तो जो हमारा क्लोराइड आयन होगा उसका साइज बड़ा होगा एज कम्पेयर टू हमारे पोटाशियम आयन के। क्लोराइड आयन का साइज बड़ा होगा हमारे पोटाशियम आयन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 428, रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट विच एस्टेब्लिश द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम यूज्ड अ बीम ऑफ। उसमें कौन सी बीम यूज हुई थी वो हमें बताना है। अल्फा पार्टिकल्स नहीं यूज हुए थे उसमें अल्फा पार्टिकल्स जो है वो यूज किए गए थे। सेकेंड ऑप्शन है गामा रेज भी नहीं हुए थे। हीलियम एटम्स विच इनपिंग्ड ऑन अ मेटल फॉइल एंड गॉट स्कैटर्ड हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम के न्यूक्लियाई को यूज किया गया था। तो ऑप्शन डी इसके लिए हीलियम के एटम्स को भी नहीं यूज किया गया था। हीलियम में से उसके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लिया गया था और बाद में हीलियम 2 पॉजिटिव बचा था, मतलब कि हीलियम का सिर्फ न्यूक्लियस बचा था, उसी को जो है वो अल्फा पार्टिकल बोला जाता है। हीलियम के न्यूक्लियाई को ही हम अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 429, इफ द
नाइट्रोजन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s7, अगर नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती 1s7, इट वुड हैव एनर्जी लोअर देन दैट ऑफ द नॉर्मल ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, तो इसकी एनर्जी जो होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू इसकी नॉर्मल ग्राउंड स्टेट से, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन would be closer to the nucleus, yet 1s7 is not observed, it violates। तो लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर 1s7 होता तो उसकी एनर्जी काफ़ी कम होती और वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता, लेकिन ऐसा फिर भी नहीं पाया जाता। ऐसा क्यों? अगर ऐसा हो जाता तो वो किस लॉ को वायलेट करता? तो ये जो है वो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वायलेट करता, क्योंकि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने बोला है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो है वो 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और हमारे एस में एक ही ऑर्बिटल है और उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन हम इसमें नहीं भर सकते। इसलिए अगर हम IS7 लिख रहे हैं तो हम पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 430, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज द मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट। हमें बताना है कि इसमें से किसके पास जो है वो मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट है। तो जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा, जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट। तो हमें मैक्सिमम बताना है, तो हमें बेसिकली ये चेक करना है कि किसके पास सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन है। Mn2 पॉजिटिव में 5 होते हैं, Fe2 पॉजिटिव में 4 होते हैं, टाइटेनियम 2 पॉजिटिव में हमारे पास स्कैंडियम टाइटेनियम इसमें कोई भी नहीं होता है, क्रोमियम 2 पॉजिटिव में हमारे पास 4 होते हैं। तो मैक्सिमम जो है वो हमारे पास Mn2 पॉजिटिव में अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए इसका मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा। तो 430 के लिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 431, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स हैज द लीस्ट इलेक्ट्रॉन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट outermost orbitals last electron has magnetic quantum number m is equal to 0। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑर्बिट है जिसका सबसे बाहर वाले ऑर्बिट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो m is equal to 0 में आ रहा है। तो Na में तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास S में आता है, तो S के लिए जो है वो हमारे पास M की वैल्यू 0 ही होती है। तो 431 के लिए ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 432, रदरफर्ड्स अल्फा पार्टिकल डिस्पर्शन एक्सपेरिमेंट कंक्लूड। जो रदरफर्ड का अल्फा एक्सपेरिमेंट था उससे क्या निकला? ऑल द पॉजिटिव चार्ज आर डिपोजिट एट स्मॉल पार्ट, ऑल नेगेटिव आयंस आर डिपोजिटेड एट स्मॉल पार्ट, प्रोटॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन्स आर चार्ज पार्टिकल। तो इससे ये पता लगा था कि ऑल द पॉजिटिव आयंस जो है वो सारा जो पॉजिटिव है वो एक छोटे से पार्ट में जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसके लिए राइट होगा 432 के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास 433, द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स रिटेन्ड इन Fe2 पॉजिटिव आयन इज। हमें बताना है कि Fe2 पॉजिटिव आयन में कितने डी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो Fe2 पॉजिटिव की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 3d5, Fe2 पॉजिटिव की होती है Fe2 पॉजिटिव की होगी 3d6। तो इसमें कितने डी इलेक्ट्रॉन है? तो इसमें 6 डी इलेक्ट्रॉन है। तो 433 के लिए ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इन बोहर्स सीरीज ऑफ लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा द थर्ड लाइन फ्रॉम द रेड एंड correspond to which of the following inner orbit jump of the electron of Bohr orbit in an atom of hydrogen। हमें बताना है कि थर्ड जो है वो लाइन किसको शो करती है, तो वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, थर्ड लाइन जो है 5th to 2nd। क्योंकि रेड लिखा हुआ है, रेड से हमें पता लग गया कि वो विजिबल है, और विजिबल जो है वो हमारे बाल्मर के अंदर होती है, और बाल्मर में जंप जो है वो सेकंड में होता है। और क्योंकि थर्ड लाइन का बोल रहे हैं तो पहली लाइन 3 से 2 होती है, सेकेंड लाइन 4 से 2 होती है, और थर्ड लाइन जो है वो 5 से 2 होती है। जस्ट हमने अभी ये क्वेश्चन किया था। तो 432 के लिए ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा। आपको कैसे पता लगेगा कि बाल्मर की बात कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे रेड लिखा है, रेड जो है वो एक विजिबल रेडिएशन रेड कलर में नजर आता है, इसलिए वो विजिबल रेडिएशन है। तो ये जो है वो हमारा बाल्मर सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा था। नेक्स्ट है हमारे पास 435,
2 electron in the same atomic orbital can be distinguished by their, 2 इलेक्ट्रॉन्स को सेम एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर हम कैसे अलग कर सकते हैं, हम उनको स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू से अलग कर सकते हैं। किसी भी ऑर्बिटल के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो उसके लिए 3 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम हो सकती है, लेकिन चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं होती। 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यूज अलग अलग होगी, एक की +½ होगी और एक की -½ होगी। नेक्स्ट है हमारे पास 436, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटाशियम, कॉपर एंड क्रोमियम आर रिस्पेक्टिवली। पोटाशियम हमारे पास होता है 4s1, कॉपर होता है 3d10, क्रोमियम होता है 3d5। तो 436 के लिए ऑप्शन नंबर ए ही जो है वो राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास 438, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन all the s orbitals, all the p orbital and all the d orbitals of the cesium ion are रिस्पेक्टिवली। हमें बताना है कि s में कितने होते हैं, p में कितने होते हैं और d में कितने होते हैं सीजियम आइंस के लिए। तो हमारे पास जो ये होता है s में हमारे पास 10 होते हैं, p में हमारे पास 24 होते हैं और d में हमारे पास 20 होते हैं। तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट होगा। s सीजियम के लिए s ऑर्बिटल में 10 होते हैं, p ऑर्बिटल में 24 होते हैं और d ऑर्बिटल में 20 होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 438, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी। इसमें से कौन सा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी को शो करता है, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी को जो है वो हमारा इसमें से सी ऑप्शन जो है वो 4πr² dr साई का स्क्वायर। आर का स्क्वायर होता है यहाँ पे आर का स्क्वायर था लेकिन साई का स्क्वायर नहीं था, तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा 438 के लिए। नेक्स्ट है 439, हमें बोल रहे हैं द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 19 है, उसका जो सेकंड शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। हमें बताना है कि उसमें न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। सेकंड में 7 है तो पहले में 2 रहे होंगे तो टोटल 9 हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन्स है। 19 में से 9 माइनस करेंगे तो 10 न्यूट्रॉन्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 439 के लिए ऑप्शन ए जो है वो राइट है, इसमें 10 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 440, the nucleus of an atom can be assumed to be spherical. The radius of the nucleus of mass number A is given by this. The radius of atom is 1 Armstrong. If the mass number is 64, then the fraction of the atomic volume that is occupied by the nucleus is, ये हमें बताना है। इसका ऑप्शन होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी 1.25 इंटू 10⁻⁻13। तो आज के लिए बस इतने, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।